नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत है और मैं प्रिंस कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आया हूं दानापुर, पटना जिला में है। नेवरा जगह है, नेवरा से जस्ट सटे हुए यानी कि नेवरा थाना से ही जस्ट सटे हुए यहाँ पे एक फार्म है, गोलोका A2 मिल्क डेयरी फार्म। काफ़ी शानदार है। इसका एक वीडियो हमने आज से 6 महीने पहले भी किया था। फिर दोबारा मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ कि किस स्थिति में है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कितना दूध सेल हुआ था, सारी सारी चीज़ें हम, और क्या इन्होंने अभी तक जो है हमारे किसान भाइयों के लिए या हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अभी तक इन्होंने क्या क्या चीज़ें अपने यहाँ रखी हुई है, इस चीज़ पर फोकस करने के लिए मैं आज यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो उसके पहले मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो आइए मैं सर से बात करता हूँ और इनसे ही जानूंगा कि क्या क्या चीज़ें अभी इनके पास है। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा नमस्कार। चैनल पर। आप अपना सर छोटा सा परिचय दे दीजिएगा और साथ में ये फार्म का है वो आप डिटेल्स में बता देंगे। पहले तो प्रिंस जी आपका स्वागत है इस गोलुका फार्म में। और ये नेवरा जो स्टेशन है उस पे जो बिहटा रोड है उसके पास स्थित है। अपना जो नेवरा थाना है, उन्नति कॉलोनी बोलते हैं, और गोलुका फार्म के नाम से रजिस्टर्ड। पहली बात तो मैं जितने भी दर्शक हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि ये नई कृषि दर्पण जो चैनल है प्रिंस जी का, वो काफ़ी सहयोग कर रहा है सारी जानकारी देने में, और किस तरह की जो समस्या फेस करते हैं सारे लोग, डेयरी हो या ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, तो इनका बहुत बड़ा ये सहयोग है सब लोगों तक ले जाने का। और ये घूम घूम करके सब जगह वीडियो बना रहे हैं, तो ये बहुत परोपकारी काम कर रहे हैं आप। ये एक तरह की समाज सेवा है एक्चुअली। तो हमारे फार्म में जो हम चीज़ें देख रहे हैं, जो कर रहे हैं यहाँ पे, उसका थोड़ा सा मैं आपको आगे जितना भी ये वीडियो बनने वाला है उसमें हम बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों की समस्या, सब जगह समस्या आती है। हमें भी बहुत समस्या आई इसमें। 1.5 साल पहले ये फार्म शुरू किया हमने, फिर बीच में कोरोना काल में हमें बहुत ज़्यादा इसका समस्या का सामना करना पड़ा। उस समय लगभग करीब ऐसा लगा कि अब सब कुछ छोड़ दो, देखते हैं पहले जान बच जाए फिर सारी चीज़ें देख लेंगे। लेकिन गौ माता की कुछ और ही निर्णय था। उन्होंने सोचा कि नहीं, ये फिर से फार्म जैसे ही बना है तो दोबारा से उसी तरह से ये रिवाइव कर जाएगा, और यहाँ पे दोबारा से सारी गाय घूमेंगी, विचरण करेंगी, और जितने भी इसके ग्राहक हैं उन तक शुद्ध दूध जाएगा। तो अभी हमारे पास करीब 11 गाय है। यहाँ जितनी भी गाय देख रहे हैं आप, ये गाभिन गाय हैं, और बाकी गाय बाहर अपनी गौचर में गई हुई हैं। करीब दूध हम लोग यहाँ से 100 लीटर के आसपास दूध भेज रहे हैं अपने ग्राहकों को। और मेन चैलेंज ये तो इसका आउटकम हो गया, गाय है, दूध के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं। प्रॉब्लम्स मेजरली कहाँ आती है? आपके पास सबसे ज़रूरी है जो गौ सेवक है, जो गाय के साथ काम कर रहा है। जैसे मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरे को गाय के साथ सारी चीज़ें नहीं पता है अभी उतनी, सीख रहे हैं धीरे धीरे, सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इसमें मेजरली समस्या है, वो जो सेवक है, गौ का सेवक है, वो कितना टैलेंटेड है या कितना उसको स्किल्स है गाय के साथ कितना प्रेम है उसको, तभी वो चीज़ आगे आपकी सही चल सकती है, नहीं तो नहीं चलेगी। और दूसरा न्यूट्रिशन है। हमें न्यूट्रिशन की कोई नॉलेज ही नहीं है। हम गाय को क्या खिला रहे हैं, क्या नहीं खिला रहे हैं, किस तरह से उसका फीड मैनेजमेंट है। फीड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी डेयरी फार्मिंग का। पहले आप इसको कर कैसे रहे हैं? या तो आपने घर में किया हुआ है, घरेलू रूप से 1 या 2 गाय रखी हुई है, तो उतना बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसको एक कमर्शियल और व्यवसाय के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो आप सब चीज़ों को माइन्यूटली आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आप हमेशा लॉस में जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं आपको एहतियात के तौर पे ये बता रहा हूँ कि फीड मैनेजमेंट पे काम कीजिए। फीड मैनेजमेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो अपना फीड खुद बनाइए। बाहर से सारा कुछ ला करके उसे आप क्रश कर सकते हैं, या अपने आँखों के सामने जा कर के जो आपका लोकल मील वाला है वहाँ जा कर के उसको दरवा लीजिए और उससे अपना फीड बना लीजिए। बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखने में भले हमें वो लगता है कि भैया पैक होकर के आ रहा है, उस पर एक ट्रेडमार्क लगा हुआ है, तो उसके अंदर बहुत बड़ी चीज़ है। वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है
जितनी भी कंपनियां आज फीड बना रही हैं, अगर वो उसमें उनका मेन काम है मुनाफा कमाना। और इससे हमें दिक्कत कहाँ पे आती है कि गाय कभी बोलती नहीं है कि ये किस किस तरह का टेस्ट है, उसको आपको समझना पड़ेगा। बंदों में तो चेक हो जाता है कि भैया हमने ये सामान खाया, हमें अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, हमें उस चीज़ का पूरा आभास होता है। लेकिन गऊ जो है वो बेचारी बोल नहीं पाती है, उसे आप दीजिए, वो बहुत ही सहनशील है। गऊ का ये स्वभाव है कि बहुत ही ज़्यादा सहनशील होती है। उसको जिस तरह से आप रखना चाहते हैं, जिस तरह से खाना खिलाना चाहते हैं, वो करीब करीब उसमें ढल जाती है। शुरू में थोड़ा बहुत उसमें वो आती है, लेकिन धीरे धीरे वो ढलना शुरू हो जाती है उसमें। तो आपको न्यूट्रिशन पे काम करना पड़ेगा। अगर कोई गाय 10 लीटर दूध दे रही है तो आपको करीब करीब उसको 4 किलो के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड फीड देना ही देना है, तभी उसकी दूध की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। और उसका जो उसकी बॉडी से जो हमने एग्जॉर्ट किया, जो बाहर निकाला है दूध के रूप में, विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें जो निकली हैं, वो उसकी पूर्ति होगी। उस पर फीड मैनेजमेंट पे प्लीज़ ध्यान दीजिए। और तीसरा है ब्रीडिंग के ऊपर, आप कौन सा पशु कहाँ से लेके आ रहे हैं, उसका क्या रिकॉर्ड है। ऐसे ही नहीं कि हाँ हमने कहीं गए मेले में देखा, हाँ वहाँ तैयार की हुई गाय मिलती है, 4 दिन से दूध छोड़ देते हैं, उसका मिल्क फीवर में रहती है, घर में आकर के आपके 10,000 15,000 और लग जाएंगे, डॉक्टरों को पैसा देना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जानकार हैं उनके साथ बैठें, जो ऑलरेडी इसमें काम कर रखा है, जिन्होंने 10 साल 15 साल इस व्यवसाय में दिया हुआ है, डेयरी फार्मिंग हो गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, उनके साथ बैठें। ऐसे शुरू मत कीजिए। अगर कोई भी शुरू करना चाहता है पूरे बिहार में तो उसका स्वागत है गोलू का फार्म में। वो आकर के हमसे जितना बन पाएगा हम उसको बता सकते हैं, जितना हम सीखे हैं या जितना हमें जानकारी हमें महसूस होती है कि हम किसी को बता सकते हैं। वैसे तो सीखने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और जितने भी युवक हैं, जो आज की डेट में बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पलायन की, सब आदमी ट्रेन पकड़ करके दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा उधर जा कर के काम करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन होता है और कुछ भी नहीं होता। वहाँ ना उनको बढ़िया से शेल्टर मिलता है, ना फूडिंग की फैसिलिटी होती है, ना उनका टेक केयर होता है किसी तरह का। बस वो बेचारे 24 घंटे में से 16-16 घंटे काम करते हैं और वापस ऐसे ही आते हैं खाली हाथ। ये कहानी है बिहार की। तो ये बहुत बड़ा अवसर है जो आज की डेट में गवर्नमेंट भी इसको बहुत फैसिलिटेट कर रही है कि देसी गौपालन आप कीजिए। वहाँ से आपको अभी हाल में एक अनुदान राशि मिल रही थी 4 लाख रुपए की, उसमें 2 लाख रुपए आपको वापस देना था। उस तरह के कुछ योजना सरकार भी लॉन्च करती रहती है। तो गाय की सेवा करेंगे तो आप अपने घर पे रहेंगे, सबसे बड़ी बात। और जो भी 10-15 हज़ार आप कमा रहे हैं वो इस गाय से आपको मिल जाएगा, गाय दे देगी इतना। बस आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन लगाना है, सुबह शाम उसको बढ़िया से आप केयर करनी है। जब बच्चा देने वाली है तो उसको 1 महीने पहले कैसे खिलाना है, बच्चा देने के जैसे ही 2 महीने बाद कैसे खिलाना है, इस तरह से बहुत सारा मैनेजमेंट है। ये ऐसा नहीं है कि भैया अनपढ़ आदमी कोई है, जिस तरह से हम पहले से करते आए हैं कि गाय लेके आ गया, उसको बांध दिया, भूसा डाल दिया और दूध निकाल करके बेच दिया हमने, और गाय को कुछ हो ना हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है। इट्स ऑल्सो अ वेरी डिसिप्लिन एजुकेशन सिस्टम विच एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड एंड फॉलो थ्रूली, देन ओनली यू विल बी एबल टू हैव सम काइंड ऑफ सक्सेस इन दिस, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये मेरा आवेदन है सब लोगों से कि आप अगर कर रहे हैं तो पूरी जानकारी लें इसकी। दूध का मार्केट बहुत बड़ा है, ये मार्केट आपका दूध तो कहीं से भी, किसी भी कोने में, पहाड़ पे भी गाय रखोगे तो आपकी दूध तो बिक ही जाएगी। और ऐसा ही होता है। मेनली चैलेंज इसका ये है कि हम गाय का स्वास्थ्य कैसे बना करके रख सकें, उसको कैसे हम, क्योंकि मेन प्लेयर जो है इस मैच का वो गाय है। हम सारे फैसिलिटेटर हैं, हम उसको मदद कर सकते हैं परफॉर्म करने के लिए। जिस तरह से एक टीम बनती है उसमें मेन जो क्रिटिकल आदमी जो होता है वो प्लेयर होता है, वो कैप्टन होता है एक्चुअली। वो गाय जो है आपकी प्लेयर है एक्चुअली। हम सारे जो हैं वो कोच हैं, टीम सपोर्ट स्टाफ है, उस तरह से हमें काम करना है। और गाय को इस तरह से बनाना है कि भैया वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, आपके खूंटे पे खुश रह सके, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कहीं कोई नुकसान नहीं है। और ऑलवेज़ आप किसी अच्छे गौपालक के टच में रहें ताकि उससे हमेशा आप निर्देश ले सकें, कोई प्रॉब्लम आए तो आप उससे कुछ समझ सकें। धन्यवाद सभी का। सर, तो स्ट्रक्चर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, स्ट्रक्चर किस तरह का बना है कि ये भी एक मायने रखता है? हाँ, जो हाउसकीपिंग है, जो हाउसकीपिंग है वो ऐसा होना चाहिए कि एक एनिमल जो है, एक जो गौ माता है, उसके लिए करीब करीब 3 फीट की जगह ज़रूरी है।
3 से 4 फीट। हम ऐसा नहीं कि भेड़ बकरियों की तरह उनको एकदम से लाद दें, तो उसमें भी उसका हेल्थ का चैलेंज आएगा, उसमें इरिटेशन होगी, मिल्क कम हो जाएगा उसको। उसके अलावा दूध तो मतलब आप कहाँ कहाँ पे दूध डिलीवर कर देते हैं, यदि कोई पटना से व्यक्ति आपसे लेना चाहे ये तो? हमारी डिलीवरी अभी बोरिंग रोड तक है। यहाँ से हमने पूरा का पूरा साउथ पटना कवर किया हुआ है, जी। और हम कंकड़बाग में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उधर हमारे लिए जाना आना थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है। तो साउथ पटना की तरफ से जो भी व्यक्ति आपसे लेना चाहे तो दूध ले सकता है। हाँ हाँ हाँ। उसके अलावा आपने और कौन कौन से मतलब गाय से प्रोडक्ट अभी निकाल के रखा है, जैसे बर्मी होता है, इस पर भी आप काम करें नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, जो आप देख रहे हैं ये गोबर का टीला है। ये इसी फोकस में था कि हमने यहाँ पे बेड बनाने हैं, लेकिन बारिश का मौसम आया, फिर कोरोना आया। गोइंग फॉरवर्ड हमारा प्लान है कि हम यहाँ पे 20 बेड लगाएंगे वर्मी कंपोस्ट का, और हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं नर्सरी से। एक बहुत अच्छी सुंदर नर्सरी है बिशनपुरा में, उनके मालिक से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा जितना भी आप वर्मी कंपोस्ट हमें दे सकते हैं दे दीजिए, अच्छे रेट्स में लेने के लिए तैयार हैं। तो साथ साथ में जितने भी गौपालक हैं वो इस चीज़ पे भी फोकस करें कि हम गोबर से क्या क्या कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट आप डायरेक्टली कुछ नहीं करना है उसमें, आपको बस गोबर डाल देना है, केचुए छोड़ देने, और ऊपर से एक वो पराली रख देनी, कवर करना, और थोड़ा सा हर 2-3 दिन में maintain करना है। मॉइस्चर मेंटेन करना है, थोड़ी छाया में रहना चाहिए। और ये बहुत सुनहरा अवसर है, मतलब आने वाले टाइम में जो फर्टिलाइज़र जो जिसने इतना बड़ा मार्केट कैप्चर किया हुआ है, उस मार्केट को हम दोबारा से डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, उसमें इस चीज़ को हम प्लेस कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट को। और इसका बहुत बड़ा रोल है खाने में। जितना भी ये क्या कहते हैं गेहूं है या फिर वो है, आजकल बीमारियां जो बढ़ी हैं सिर्फ फर्टिलाइज़र की वजह से। जो फर्टिलाइज़र आज डाल रहे हैं वो अगले साल आपको 10% 20% बढ़ करके डालना पड़ेगा। बंजर होती जा रही है हमारी ज़मीन, और पूरी व्यवस्था इकोसिस्टम हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस कारण से भी परेशानियां बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जैसे इतनी सारी जानकारी से इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी आपका। मैं हमेशा से आभारी हूँ, आप हमेशा जानकारी लेते और देते रहते हैं। बहुत बहुत आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ